नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने पिछले हफ्ते अंग्रेज़ी में झुंपा लाहिरी की एक कहानी पढ़ी थी। आज उसी का मैं एक टूटा फूटा अनुवाद प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि पंक्ति दर पंक्ति उनकी कहानी का अनुवाद करना बहुत मुश्किल होगा और उसमें समय भी बहुत लगेगा। तो मैंने सोचा कि बस मैं कहानी सुनती जाती हूँ और आपको उसका हिंदी रूपांतरण करके अनुवाद करके बताती हूँ। इससे आपको कम से कम कहानी का कुछ मर्म तो पता चल ही जाएगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्यों उनको 32 वर्ष की उम्र में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झुंपा लाहिरी एक काफ़ी जानी मानी लेखिका हैं जो भारतीय मूल की हैं, क्योंकि उनके माता पिता भारत में पश्चिम बंगाल से थे। फिर उनके पिता अपने जॉब के कारण काफ़ी साल अमेरिका में रहे। इस समय वो खुद शादी के बाद इटली में सेटल हो गई हैं। तो झुंपा लाहिरी ने जो भी अनुभव किया इन अलग अलग महाद्वीपों में रह के, वहाँ के लोगों के बारे में जाना और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों को जिया, धीरे धीरे उन्होंने वही अनुभव अपनी कहानियों में उतारा है। अलग तरह की हैं, इतना स्वाभाविकता से लिखी गई हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहानी शुरू हुई और कब कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। इसको अनुवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अनुवाद का एक टूटा फूटा रूप अवश्य है, जिसमें मैं कहानी अंग्रेज़ी में सुन के उसको बस हिंदी में आपको बताती जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। आगे धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि शायद अनुवाद करने की जो मेरी योग्यता है वो और बढ़े और मैं अब मूल कहानी का अच्छा अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। पर अभी के लिए तो इतना ही। चलिए सुनते हैं ये कहानी सेक्सी, जो कि मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि लक्ष्मी अपनी एक सहकर्मी मिरांडा से बातें कर रही है और साथ ही साथ एक तीखा नमकीन खा रही है। लक्ष्मी बड़ा परेशान है और मिरांडा को बताती है कि उसकी एक चचेरी बहन है जिसका हस्बैंड अपने से एक आधे उम्र की लड़की के साथ इश्क में पड़ गया है, और इश्क भी ऐसा कि दोनों साथ में मॉन्ट्रियल से लंदन जा रहे थे। रास्ते भर के सफ़र में ही लक्ष्मी की चचेरी बहन का पति उस लड़की से इतना आकर्षित हो जाता है कि वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही उतर जाता है और अपनी पत्नी को ये मैसेज देता है कि वो कुछ दिन के लिए उस लड़की के साथ समय बिताना चाहता है। लक्ष्मी और मिरांडा में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उम्र का अंतर नहीं है, 2-4 साल का ही होगा, लेकिन लक्ष्मी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है और उसका एक बेटा भी है। लक्ष्मी और मिरांडा दोनों एक रेडियो स्टेशन पे काम करती हैं और लक्ष्मी इस बात से काफ़ी परेशान है कि उसकी कज़िन को, उसकी चचेरी बहन को ऐसी स्थिति से गुज़रना पड़ रहा है। वो बराबर अपनी चचेरी बहन से फ़ोन पे बातें करती रहती है और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करती कि ऑफ़िस के अन्य लोग आसपास उसकी बातें सुन रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है कि लक्ष्मी की बहन का एक बेटा भी है। उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई अपने पिता के आसपास ना होने से काफ़ी प्रभावित हो रही है और इस बात को लेकर लक्ष्मी परेशान है। इधर मिरांडा अपने ही ख्यालों में गुम है और वो ख्याल हैं डेव के, और वो ये सोच रही है कि डेव से अब मिलना कब होगा। अब ये डेव, यानी कि हिंदी में कहें तो देव, उसका नया बॉयफ्रेंड है। डेव मिरांडा को बताता है कि वो बंगाली है। अब मिरांडा तो क्योंकि भारत के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखती है, तो वो सोचती है बंगाली शायद एक कोई धर्म होगा। फिर डेव उसे समझाता है कि नहीं, बंगाली एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनको बंगाली कहा जाता है। दोनों एक दिन बैठकर मानचित्र भी देखते हैं, यानी मैप भी देखते हैं, और देव
मिरांडा को ये समझाता है कि वो कहाँ बॉर्न हुआ, उसके पिता का जन्म कहाँ हुआ और वेस्ट बंगाल विश्व के मानचित्र पर कहाँ है। मिरांडा उस मैप के थ्रू कुछ और भी जानना चाहती है वेस्ट बंगाल के बारे में, देव के बारे में, लेकिन देव उसकी बात को टाल देता है और मैगज़ीन को उठाकर ट्रैश में डाल देता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। दोनों थोड़ी देर समय और साथ बिताते हैं, फिर देव अपनी कार लेकर वापस चला जाता है। पर चूँकि मिरांडा के अंदर ये उत्सुकता बहुत ज़्यादा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देव को जाने, इसलिए देव के जाने के बाद वो उस मैगज़ीन को उठाती है और उसमें फिर उसी मैप को देखने की कोशिश करती है, पर उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। मिरांडा सोचने लगती है कि अभी वो 15 ही दिन पहले तो देव से मिली थी, जब वो फिलीन में एक छोटी सी शॉप में पैंटीहोज़ खरीद रही थी अपने लिए, जो कि पैंटीहोज़ एक लॉन्ग सॉक्स टाइप की चीज़ हो, लंबे मोज़े जैसे होते हैं। मिरांडा यूं ही कुछ और समय उस कॉस्मेटिक शॉप में बिताना चाहती है क्योंकि उसको ये आकर्षक नौजवान देव दिख गया है। अब जब मिरांडा इस आकर्षक नौजवान देव को उसी शॉप में देखती है तो उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो जाती है, क्योंकि देव न सिर्फ देखने में अच्छा है बल्कि उसने कपड़े भी बड़े सलीके से पहने हैं और देख के लग रहा है कि वो एक काफ़ी अमीर लड़का है। और जिस तरह से वो अपना वॉलेट खोलकर उसमें से कड़क नोट निकालता है, तो वो सब देखकर थोड़ा सा मिरांडा उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। इधर सेल्स वुमन जो मिरांडा से बार बार पूछ रही है कि वो क्या खरीदना चाह रही है, मिरांडा के पास उसके लिए कोई बहुत सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि मिरांडा का ध्यान पूरी तरह से देव पर है और वो बस इतना चाह रही है कि देव के साथ समय वहीं रुक जाए और वो थोड़ा समय उसी शॉप में व्यतीत कर सके ताकि वो देव को देख सके। मिरांडा उस छोटी सी शॉप में तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करके देख रही है और साथ ही साथ ये सोच रही है कि देव कहाँ से हो सकता है। क्या वो लेबनीज़ हो सकता है या फिर स्पेनिश तो नहीं है। और उधर देव को भी शायद मिरांडा पसंद आ गई है, इसलिए वो शॉप छोड़कर जा नहीं रहा है और वो भी तरह तरह के प्रसाधन प्रयोग करके इधर उधर छू के उनको खोल के देख रहा है। इसी दौरान वो एक परफ्यूम उठाकर देखता है और कहता है इसकी स्मेल तो थोड़ा पाइनएप्पल जैसी है। इससे मिरांडा को अंदाज़ा हो जाता है कि शायद ये इंडियन होगा, क्योंकि देव का एक्सेंट थोड़ा सा इंडियन है, थोड़ा सा भारतीय है। कुछ ही देर में दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है और देव मिरांडा से कहता है कि उसके नाम में एक भारतीय नाम छिपा हुआ है, मीरा। मीरा को ही अगर थोड़ा और बढ़ा दें तो मिरांडा हो जाता है। ये सुनकर मिरांडा को अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक कनेक्ट करने का सूत्र उसे मिल गया है। उसे ऐसा लगता है कि शायद देव के साथ जुड़ने का एक सूत्र मिल गया है उसे। दोनों बातें करते हैं और देव मिरांडा को बताता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। बातों ही बातों में मिरांडा को पता चलता है कि देव की पत्नी कुछ दिनों के लिए भारत जा रही है। यहीं से उनका समय साथ बिताने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों काफ़ी दिन और रात साथ गुजारने लगते हैं। क्योंकि देव अकेला है, उसकी पत्नी भारत गई हुई है, इसलिए वो अक्सर जब भी मौका मिलता है मिरांडा को फ़ोन करता रहता है, कभी ऑफिस से, कभी अपने घर से, और दोनों में रूमानी बातें होती रहती हैं। देव उसे अक्सर कहता रहता है कि वो उसे मिस कर रहा है और उसे हमेशा याद करता रहता है। देव मिरांडा की तारीफ़ों के पुल बांधता रहता है और कहता है कि उसे ये बात मिरांडा की बहुत अच्छी लगी कि वो अपना घर छोड़कर बॉस्टन आ गई है ताकि वो अपना करियर अच्छा बना सके। पर मिरांडा कहती है कि नहीं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बस यही है कि हाँ, यहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तब देव कहता है कि ये तो
और भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आप ऐसी जगह सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए और सिर्फ अपना भविष्य संवारने के लिए मूव हो जाते हैं जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते हैं, और अकेलापन क्या होता है ये वो अच्छी तरह महसूस कर सकता है। ऐसी बातें सुनकर मिरांडा को ये लगता है कि देव उसे शायद सचमुच समझता है, क्योंकि अभी तक उसे अपने 22 वर्षों में, अपने कॉलेज लाइफ में भी ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसको इस तरह से प्रशंसा भरी दृष्टि से देखे और उसको ये बात खुलकर बताए भी। मिरांडा को ये बात खास पसंद आती है कि देव हमेशा उसकी लंबी टांगों की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी लंबी टांगें उसे बहुत आकर्षक बनाती हैं। मिरांडा सोचती है कि आज तक उसने इतने लड़कों को डेट किया, हाई स्कूल में, कॉलेज में, पर किसी ने उसकी इस बात की तारीफ कभी नहीं करी। पर किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मिरांडा में भी कुछ इतना आकर्षक है कि उसकी टांगें इतनी लंबी हैं, सुंदर हैं। ये चीज़ मिरांडा को छू जाती है। फिर देव की एक और ख़ास बात है कि जब भी दोनों कहीं घूमने जाते हैं, देव ही हमेशा बिल पे करता है। जो भी बिल आता है उसके पैसे हमेशा देव ही आगे बढ़कर भर देता है और उसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट लाता है, फूलों का गुलदस्ता लाता है। ये सब उन गोरे लड़कों ने कभी नहीं किया जिनको वो अब तक डेट करती आ रही थी। मिरांडा का मन कई बार होता है कि वो अपनी सहकर्मी लक्ष्मी को अपने इस नए अफेयर के बारे में बताए, पर वो कुछ सोचकर हमेशा रुक जाती है। उधर लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी चचेरी बहन के हस्बैंड के अफेयर को लेकर, और वो इस बात को भी लेकर परेशान है कि लक्ष्मी की बहन का बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई हैं। उसकी चचेरी बहन बीमार पड़ी हुई है। इधर मिरांडा और देव का रोमांस अपनी चरम सीमा पर है। दोनों साथ घूमने जाते हैं, सिनेमा देखते हैं और तरह तरह के नए रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। देव को जब भी मौका मिलता है वो मिरांडा को किस करता है, जो कि मिरांडा को अच्छा लगता है। दोनों मपारियम में एक दिन एक ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा ग्लोब दिखता है। उस ग्लोब को देखते हुए देव मिरांडा को दुनिया भर के कई देशों के बारे में बताता है। थोड़ी देर में दोनों एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहाँ पे आवाज़ गूंजती है। देव मिरांडा से कहता है कि वो थोड़ा दूर जाकर कुछ कहेगा और मिरांडा को फिर भी सुनाई दे जाएगा। मिरांडा थोड़ा दूर जाती है देव से और देव फुसफुसाता है कि वो देखने में बहुत सेक्सी दिख रही है। मिरांडा को ये बात बहुत दिल तक छू जाती है। इधर लक्ष्मी अपनी बहन से बात कर रही है और उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और अपने पति को सबक सिखाए। पर उसकी चचेरी बहन फिर भी कह रही है कि वो अपने पति को माफ़ कर देगी अगर वो उसके पास वापस लौट आता है। मिरांडा एक सुंदर सी कॉकटेल ड्रेस खरीदती है और मन ही मन बहुत खुश हो रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जब वो इस ड्रेस को पहनेगी तो देव को वो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि और उसको देव की वही बात फिर से याद आती है कि देव ने उसे सेक्सी कहा है। जब फिटिंग रूम में मिरांडा वो सुंदर कॉकटेल ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी उसे एक अन्य स्त्री भी फिटिंग रूम में मिलती है और मिरांडा उस स्त्री से पूछती है कि बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। वो महिला मिरांडा को बताती है कि अरे इस कॉकटेल ड्रेस में देखकर तो वो तुम पर बिल्कुल फ़िदा हो जाएगा, और ये सुनकर मिरांडा बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों फिर मिलते हैं। मिरांडा ने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी है और वो सोच रही है कि आज जब वो देव से मिलेगी तो देव उसकी और भी ज़्यादा प्रशंसा करेगा। पर इधर तब तक देव की पत्नी भारत से लौट आई है और उसके पास अब बहुत कम समय है मिरांडा के साथ बिताने का। वो मिरांडा से कोई ख़ास बात नहीं करता और सीधे उसको बेड पे लेकर चला जाता है। मिरांडा को ये बात थोड़ा सा दुख पहुंचाती है कि आज देव ने उसकी कोई भी तारीफ़ नहीं करी,
और इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया कि मिरांडा ने क्या पहन रखा है। देव जब भी मिरांडा से मिलने आता है 12 मिनट की वो एक छोटी सी नींद ज़रूर लेता है और उसके बाद उठता है और कहता है कि ये उसके सबसे सुकून भरे 12 मिनट थे जब वो मिरांडा के पास सो गया था। थोड़े समय के लिए जब देव सो जाता है तो भी मिरांडा उसे देखती रहती है। मिरांडा और देव दोनों के लिए एक दूसरे के साथ बिताया गया समय बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि देव अब काफ़ी व्यस्त हो गया है जब से उसकी पत्नी भारत से लौट आई है। वो सिर्फ रविवार को, वो भी जिम जाने के बहाने, मिरांडा से मिलने आता है। मिरांडा को जब ऐसा लगता है कि देव अब उसकी तरफ ना ज़्यादा देख रहा है और ना उसकी किसी बात में बहुत अधिक रुचि ले रहा है, तो वो जो सुंदर कॉकटेल ड्रेस उसने खरीदी थी उसे उठाकर हैंगर पर टांग देती है, जो उसके क्लोजेट में अब हमेशा फीकी सी पड़ी रहती है। फिर भी मिरांडा को देव का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो हर रविवार को देव के आने की तैयारी करती है। वो ग्रोसरी लेकर आती है, देव के पसंद की चीज़ें लाकर रखती है ताकि देव उसके साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सके। देव जब भी उससे मिलता है तो अपने बचपन की बातें बताता है कि कैसे वो स्कूल से आने के बाद मैंगो जूस पिया करता था और उसके बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर रोज़ क्रिकेट खेलने जाया करता था। और ये सभी बातें मिरांडा को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं और उसे अच्छा लगता है। देव के थ्रू वो एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। फिर देव बताता है कि क्यों उसकी दोपहर में सोने की आदत पड़ गई, क्योंकि जब वो भारत में था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और दोपहर में लोग अक्सर सोया करते थे। वो मिरांडा को ये भी बताता है कि कैसे हम भारतीय लोग उंगलियों से ब्रश करके अपने मसूड़ों को साफ़ करते हैं, जिससे कि महक ना आए और किसी को ना पता चले कि हमने सिगरेट ली है। मिरांडा को देव के पास से कई बार अपनी महक आती थी। उसे लगता था कि जैसे उसका एक असर देव के शरीर पर कहीं ना कहीं है, पर उसे ये सुकून था कि देव क्योंकि जिम का बहाना करके घर से आता है तो घर पहुंचते ही वो एक बार नहा लेगा, जिससे कि मिरांडा की खुशबू उसके बदन से चली जाएगी। फिर धीरे धीरे मिरांडा उन सारे कनेक्शंस को फिर से याद करती है जो उसको कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। उसे याद आता है कि बचपन में कैसे जहाँ वो रहती थी एक दीक्षित फैमिली रहती थी जो कि भारतीय थी, और कैसे जितने आसपास के बच्चे थे वो सब दीक्षित फैमिली, जिसमें कि 2 लड़के और 1 लड़की थी, उन सब का मजाक उड़ाया करते थे। और कैसे सभी बच्चों को लगता था कि ये दीक्षित फैमिली उन सब से अलग है। तो एक तरह से शायद लेखिका ये भी कहना चाह रही है कि मिरांडा को याद है कि कैसे एक भारतीय परिवार सालों पहले उनके आसपास रहता ज़रूर था, उनके नेबरहुड में रहता था, पर फिर भी वो इतना अच्छे से अमेरिकन समाज में घुल मिल नहीं पाए थे। इसलिए सारे अमेरिकन बच्चे दीक्षित परिवार और उनके बच्चों का मजाक उड़ाया करते थे। मिरांडा वो भी याद करती है कि कैसे जब वो छोटी थी तो एक बार दीक्षित परिवार ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए सब बच्चों को घर बुलाया, और जब वो उनके घर गई तो उसे अगरबत्ती और प्याज की महक आ रही थी, क्योंकि पार्टी के लिए खाना बन रहा था। और वो महक तो उसे याद थी, साथ में उसे ये भी याद था कि कैसे सारे जूते दरवाजे के बाहर उतर गए थे। फिर उसे याद है कि कैसे उसने सीढ़ियों के नीचे एक माँ काली की पेंटिंग देखी, जिसे देख के वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उस काली की तस्वीर में काली की जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखें भी अजीब सी भयावह थीं। तो वो देख के मिरांडा इतनी डर गई कि वो दीक्षित परिवार की पार्टी वहीं छोड़कर डर के मारे भाग गई थी। तो आज उस बात को लेके वो थोड़ी शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसे
भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हो रही है। तो कहीं शायद उसके मन में एक ये गिल्ट भी है कि शायद जो उसने बदतमीज़ी करी थी उस भारतीय परिवार के साथ, और उनके घर पे जो उनके भगवान की तस्वीर थी उसको देखकर डर के भाग आई थी, वो सबको शायद वो एक तरह से ढक पाएगी अगर वो इस भारतीय पुरुष के साथ एक अच्छा संबंध बना पाती है। अब क्योंकि मिरांडा की रुचि भारतीय संस्कृति में बढ़ रही है, तो एक दिन वो जाकर तंदूरी चिकन ऑर्डर करती है और उस पैकेट में जो भी कुछ लिखा होता है उन शब्दों को याद करने की कोशिश करती है। फिर वो कैनमोर जाकर लैंग्वेज सेक्शन से कुछ भारतीय भाषाओं की किताबें भी उठाकर उलटती पलटती है और उसको लगता है कि अगर हो सके तो वो कोई भाषा सीख ले। खासकर वो बांग्ला भाषा सीखना चाहती है। एक बार तो देख देख कर वो अपना नाम भी लिखने की कोशिश करती है, जबकि उसे भाषा नहीं आती थी। फिर भी वो कोशिश करती है कि मीरा लिख सके, और फिर सोचती है कि पता नहीं मैंने मीरा लिखा या मारा। उसे इतना भी श्योरिटी अपने बारे में नहीं रहती है। इधर लक्ष्मी की समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है। लक्ष्मी के अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है कि कैसे उसकी बहन का पति उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है, वो भी किसी और महिला के लिए। तो वो अक्सर मिरांडा से बातें किया करती थी, और एक दिन लक्ष्मी मिरांडा से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अगर वो अपनी बहन की जगह होती तो वो लंदन जाकर, क्योंकि उसकी बहन का पति अभी भी लंदन में बैठा है अपने परिवार को छोड़कर, तो लक्ष्मी कहती है कि अगर उसका बस चलता तो वो लंदन जाकर पति और उस लड़की को मार ही डालती। मिरांडा उसकी बातें सुनती रहती है पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कुछ नहीं करती है, इसलिए क्योंकि मिरांडा तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। जब मीरा मिरांडा से कहती है कि पता नहीं क्यों उसकी बहन अभी भी प्रतीक्षा कर रही है कि हस्बैंड लौट आएगा, और कोई इतनी प्रतीक्षा कैसे कर सकता है, तो मिरांडा मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि प्रतीक्षा कैसे की जाती है। उससे तो हमेशा ही देव के आने का इंतज़ार रहता है, वो भी रविवार को, और शनिवार से ही वो देव के आने की तैयारी शुरू कर देती है। अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगाती है और एक एक क्षण प्रतीक्षा में व्यतीत करती है। एक दिन देव मिरांडा को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है। मिरांडा को पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हैं फ़ोन पे जब वो देव से बात कर रही है, तो वो पूछती है कि क्या देव कहीं बाहर आया हुआ है। तब देव उसे बताता है कि नहीं, उसके घर में ही पार्टी हो रही है। मिरांडा देव से पूछती है कि उसकी पत्नी कैसी लगती है, और जवाब में देव कहता है कि उसकी पत्नी माधुरी दीक्षित जैसी है। अब इतना सुनकर मिरांडा के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि ये माधुरी दीक्षित कौन है। अगर वो माधुरी दीक्षित को देख लेगी तो शायद उसे समझ में आ जाएगा कि देव की पत्नी कितनी सुंदर है। बल्कि एक बार तो मिरांडा का जी धक से हो जाता है कि कहीं ये वही दीक्षित लड़की तो नहीं है जो उसके बचपन में उसके पड़ोस में रहती थी। फिर उसे लगता है कि नहीं, शायद वो लड़की कोई और होगी। इसी वजह से एक दिन मिरांडा सेंट्रल स्क्वायर जाती है, जहाँ पर एक भारतीय वीडियोस की छोटी सी दुकान है। वहाँ जाकर वो माधुरी दीक्षित की वीडियोस ढूंढने लग जाती है। तो जो दुकान का मालिक होता है वो मिरांडा से पूछता है कि उसको किस तरह के वीडियोस चाहिए, और वो सबटाइटल्स वाले वीडियो भी दे सकता है, जिससे मिरांडा को भाषा नहीं भी आएगी तो भी वो वीडियोस देख के समझ पाएगी। पर मिरांडा वीडियोस उलट पलट कर लौट आती है और वहाँ से लेती कुछ नहीं। पर हाँ, जो उसने वहाँ पे वीडियोस पे बने चित्र देखे, फ़ोटोज़ देखी, और जो कुछ वो टीवी पे देखती है, और टीवी पे उस समय कोई भारतीय मूवी चल रही थी, ये सब देखकर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि माधुरी दीक्षित बहुत सुंदर है।
उस शॉप में उसे और भी कुछ छोटा मोटा सामान दिखता है, जैसे वो वाला नमकीन जो उसने हमेशा लक्ष्मी को खाते देखा है। एक बार उसका मन होता है कि वो एक पैकेट नमकीन लक्ष्मी के लिए ले ले, लेकिन फिर उसे लगता है कि लक्ष्मी ये ज़रूर पूछेगी कि वो उस भारतीय ग्रॉसरी और वीडियो के शॉप में क्या करने गई थी, और इसका मिरांडा के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए वो चुप रह जाती है और वहाँ से बिना कुछ खरीदे बाहर आ जाती है। और हाँ, जब वो उस नमकीन के पैकेट को उठाकर उलटती पलटती है तो जो दुकान का मालिक रहता है वो, क्योंकि ये देख लेता है कि मिरांडा तो एक गोरी बंदी है, तो वो उसे कहता है कि अरे आपके लिए तो ये नमकीन बहुत ही ज़्यादा मिर्च वाला हो जाएगा, बहुत ही मसालेदार हो जाएगा और आप नहीं खा पाएंगी। कुछ समय बीतता है, मिरांडा लक्ष्मी से बातें करती रहती है और लक्ष्मी की बहन का मामला कुछ भी हल नहीं होता है। लक्ष्मी की बहन का पति कुछ समय के लिए आता है, पर वो लक्ष्मी की बहन से लड़ झगड़ कर अपना सूटकेस पैक करके वापस लंदन चला जाता है और लक्ष्मी की बहन से डिवोर्स मांगता है। ये सब सुनकर लक्ष्मी अपनी बहन को समझाती है कि उसे और बहुत सारे पुरुष मिल जाएंगे, डिवोर्स हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी एक दिन फिर अपनी बहन से बात करती है फ़ोन पर। लक्ष्मी अपनी बहन को बॉस्टन आने का न्योता देती है और कहती है कि उन दोनों को मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए लक्ष्मी की बहन को उससे मिलने बॉस्टन आना चाहिए। लक्ष्मी की बहन बॉस्टन आती है और अपने बेटे को भी लेकर आती है। इधर लक्ष्मी मिरांडा से बात कर लेती है कि जब उसकी बहन आएगी तो उस शनिवार वो अपनी बहन के साथ कहीं घूमने जाएगी और अपने बेटे को मिरांडा के पास छोड़ जाएगी। मिरांडा मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उस शनिवार लक्ष्मी की बहन के बेटे को अपने पास रख लेगी। मिरांडा अब रोहिन के साथ है। मिरांडा रोहिन से बातें करना शुरू करती है। रोहिन कहता है कि क्या वो उसके साथ देश की राजधानी वाला गेम खेलेगी। तो मिरांडा को इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तब वो बच्चा समझाता है कि मिरांडा को उसे किसी देश का नाम देना होगा और वो बताएगा कि उस देश की राजधानी क्या है। थोड़ी देर दोनों ये गेम खेलते हैं और मिरांडा उससे कई सारे देशों के नाम पूछती है और बच्चा फटाफट उन देशों की राजधानी बता देता है। फिर दोनों थोड़ा बोर होते हैं तो बच्चा दूसरी एक्टिविटी पे आ जाता है। अब वो पेंटिंग कर रहा है, एक एयरप्लेन बना रहा है और मिरांडा से कहता है वो अपनी और उस बच्चे की फ़ोटो उस पेपर पे बनाए। तो मिरांडा कहती है कि नहीं, उसे तो ड्राइंग नहीं आती, पर बच्चा कहता है कि नहीं, क्योंकि वो अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए एक यादगार के लिए वो ये पेंटिंग बनाना चाहता है जिसमें मिरांडा और वो बच्चा खड़े हों। ये बात कहीं मिरांडा को छू जाती है और उसे अच्छा लगता है कि छोटे से बच्चे के मन में भी ये भाव है कि वो मिरांडा से मिला है। खैर, दोनों थोड़ा समय और व्यतीत करते हैं। मिरांडा कॉफ़ी लेने किचन में जाती है तो बच्चा कहता है उसे भी कॉफ़ी लेनी है। फिर मिरांडा उसे कॉफ़ी बना कर देती है। बच्चा खेलने लग जाता है और किसी तरह से वो मिरांडा के क्लोजेट में वो कॉकटेल ड्रेस देख लेता है जो कभी मिरांडा ने देव के सामने पहनने के लिए खरीदी थी, पर उसे पहना कभी नहीं क्योंकि देव ने उसमें रुचि लेना छोड़ दिया था। बच्चा बहुत ज़िद करता है कि मिरांडा वो ड्रेस पहन के दिखाए, क्योंकि उसे वो ड्रेस अच्छी लगती है और वो चाहता है कि वो देखे कि मिरांडा उस ड्रेस में कैसी लगती है। तो पहले तो मिरांडा को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा अनुरोध कर रहा है। फिर वो बच्चे की बात मान जाती है और ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन वो बच्चे से कहती है उसे दूसरे कमरे में जाना होगा। बच्चा फिर एक अजीब बात कहता है। वो कहता है कि मेरी माँ तो मेरे सामने ही कपड़े बदल लेती थी और बाकी अपने जो भी कपड़े वो चेंज करती थी उनको वैसे ही छोड़े रखती थी।
ये सुनकर मिरांडा को कुछ अजीब लगता है, पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा और मैं चेंज करके तुम्हारे सामने आऊँगी। कुछ देर बाद मिरांडा कपड़े चेंज करके रोहिन के सामने आती है। अब बच्चा अपने एक स्वाभाविक रूप में आकर हंसकर खुश होकर कहता है कि मिरांडा बहुत सेक्सी लग रही है। मिरांडा को ये सेक्सी वर्ड फिर से एक बार उसकी दुखती रग की याद दिला देता है। दुख इसलिए क्योंकि उसको जो देव से उम्मीद थी, जिस तरह के प्यार और अटेंशन की उसको देव से उम्मीद थी, वो तो उसे नहीं मिला था। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या सेक्सी का कोई ऐसा मीनिंग है जो वो नहीं जानती। उस बच्चे ने उसे सेक्सी क्यों कहा? देव का उसे सेक्सी कहने का तो रीज़न मिरांडा को समझ में आता है, पर उसे लगता है कि बच्चे ने उसे सेक्सी क्यों कहा। तो वो बच्चे से पूछती है कि चलो तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे सेक्सी क्यों कहा, सेक्सी का क्या मतलब है। तो पहले बच्चा थोड़ा शर्माता है, फिर कहता है कि सेक्सी का मतलब है वो चीज़ जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे हम ठीक से नहीं जानते हैं, उसे हम सेक्सी कहते हैं। जैसे मेरे पिता जो उस नई लड़की को जिससे वो लंदन में मिले थे उसे नहीं जानते थे, फिर भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए, उसे प्यार करने लगे। तो शायद सेक्सी उस बच्चे की समझ से वही है कि जिस चीज़ को हम ठीक से नहीं जानते उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए उसका पिता भी उस लड़की को जिसको ठीक से बिल्कुल नहीं जानता था उसकी ओर इतना अधिक आकर्षित हो गया कि अपना ही परिवार छोड़कर चला गया। बच्चा तो ये बात एक अपनी नादानी में कहता है और जो उसकी समझ थी उस हिसाब से कहता है और फिर खेलते खेलते सो जाता है। लेकिन मिरांडा को ये बात घर कर जाती है कि एक छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बात कह दी है। सेक्सीनेस क्या है? सेक्सीनेस वाकई में वही है जिससे हम आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं जानते। एक बार हमें मिल जाती है तो हमारा सारा आकर्षण ख़त्म हो जाता है। मिरांडा रोहिन के सो जाने के बाद अपने कपड़े बदलती है और आकर रोहिन के पास लेट जाती है। वो रोहिन को बहुत ध्यान से देखती है और ये सोचने लग जाती है, ये कल्पना करने लगती है कि रोहिन ने आखिर इतनी बड़ी बात, ज़िंदगी का इतना बड़ा सबक कब सीखा होगा। तो अब उसकी कल्पना में ऐसा होता है कि रोहिन की माँ और पिता में झगड़ा हो रहा है और रोहिन की माँ गुस्से में उसके पिता से पूछ रही है कि बताओ, जिस लड़की को अब तुम प्यार करने लगे हो क्या वो बहुत सेक्सी दिखती है? तो रोहिन का पिता बात को टाल रहा है और कह रहा है हाँ हूँ करके, कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, बात को टाल जाता है। रोहिन की माँ फिर से ज़ोर से पूछती है कि बताओ, क्या वाकई में वो लड़की बहुत सेक्सी है? तब ये कबूल करता है कि हाँ वो लड़की बहुत सेक्सी है और इसलिए मैं उसके प्यार में डूब गया हूँ। ऐसी काल्पनिक बात सोचते सोचते मिरांडा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। मिरांडा फिर कल्पना करती है कि जैसे रोहित ने बताया कि उसकी माँ कपड़े बदलने के बाद कपड़ों का ढेर वहीं छोड़ देती है। उसी बात को लेकर मिरांडा अपनी कल्पना में फिर डूब जाती है कि रोहिन की माँ दुखी होकर ऐसे ही कपड़ों के ढेर के बीच में पड़ी रहती होगी, रोती रहती होगी और रो रो कर अपने पति से पूछती होगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे और कैसे कर सकते हो कि जिस औरत को तुम ठीक से जानते भी नहीं हो तुम उससे आकर्षित हो गए हो। मिरांडा फिर अपनी वही बात याद करने लगती है जब वो मपारियम गई थी और वहाँ पे देव ने इतने बड़े ग्लोब में बहुत सारे देशों के बीच उसके कान में फुसफुसा कर कहा था कि वो सेक्सी दिखती है। तब फिर मिरांडा बच्चे की बात और अपने उस पुराने अनुभव दोनों को मिलाकर ये देखती है कि शायद उस समय देव भी तो उसके लिए इतना ही नया था, देव का भी तो आकर्षण उतना ही सतही और उतना ही सुपरफिशियल और छिछला रहा होगा, क्योंकि देव उसके बारे में जानता ही क्या था। देव तो उसे बिल्कुल नहीं तब जानता था, लेकिन फिर भी देव ने उसे सेक्सी कहा और देव उसकी तरफ आकर्षित था।
तब कहीं ना कहीं मिरांडा को ये एहसास होता है कि उसका और देव का संबंध भी कुछ हद तक रोहिन के पिता और उस लड़की का के संबंध के जैसा है जिससे कि वो लंदन में मिला था। दोनों में ही सिर्फ एक बाहरी आकर्षण है, अंदर से कोई प्रेम की गहराई नहीं है। अचानक मिरांडा ऐसा सोचकर बहुत बड़ी हो जाती है और उसे लगता है कि नहीं, वो जो कर रही है एक शादीशुदा मर्द के साथ जो उसका इश्क था वो कहीं ना कहीं बहुत सतही था और वो गलत है। अगले दिन देव उसको फिर से फ़ोन करता है और कहता है कि वो आएगा, मिलना चाहता है। मिरांडा कोई बहाना करके टाल देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसको ज़ुकाम है, इसलिए वो अभी नहीं मिल पाएगी। मिरांडा के रेत के महल जैसे ढह से जाते हैं। रोहिन के ही बगल में बैठकर वो बहुत देर तक रोती रहती है और फिर भी वो देखती है कि रोहिन बिल्कुल नहीं जगता या बिल्कुल रोहिन को कोई एहसास नहीं होता है कि मिरांडा रो रही है। फिर मिरांडा सोचती है कि शायद रोहिन को आदत पड़ गई होगी, क्योंकि उसकी माँ भी उसके साथ रहते हुए रोती रहती, कलपती रहती होगी, पर रोहिन तो अब इसका आदी हो चुका होगा। मिरांडा को धीरे धीरे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।